जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजय कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल यथार्थ क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमने जो रिस्पायरेशन था लगभग उसमें सब कंप्लीट कर लिया है। ये फाइनल लेक्चर है हम लोगों का रिस्पायरेशन टॉपिक का, और इसके बाद जो है हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सर्कुलेशन। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं जो है वो कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन। कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन की अगर जो बात करें तो यहाँ पे जो है ये ब्रीदिंग जो होता है वो इनवॉलंटरी होता है, यानी हमारी इच्छा के अनुरूप ये ब्रीदिंग नहीं चलती है। हम कुछ देर तक अपनी सांस को रोक सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर हमारी इच्छा नहीं भी होती है तभी हम सांस लेते रहते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं कि हमारी इच्छा हो रही है तब हम सांस ले रहे हैं। हम अगर जो चाहें कि एक लॉन्ग टाइम के लिए अपने सांस को रोक दें तो ऐसा संभव नहीं है। अगर जो हम नॉर्मल समय की बात करें तो लगभग हम 1 मिनट के अंदर 15 से 18 बार जो है वो सांस लेते हैं, और जब हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो लगभग 20 से 25 बार जो है हम लोग जो है सांस लेते हैं। अब अगर जो हम देखें कि हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स में कितना जो एरिया है कवर होता है कि जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है, तो गैसियस एक्सचेंज मेनली कहाँ पे हो रहा है, वो एल्वियोली में हो रहा है। तो हमारे एक लंग्स में लगभग जो है वो 300 मिलियन एल्वियोली पाए जाते हैं। और इनका अगर जो हम देखें कि कितना एरिया होता है तो लगभग 36 टू 72 मीटर स्क्वायर एरिया होगा एक लंग का। और यही दोनों लंग्स की बात करें तो लगभग 750 मिलियन एल्वियोली पाए जाएंगे, जो लगभग 100 स्क्वायर मीटर, जिसका टोटल एरिया जो है वो 100 स्क्वायर मीटर हो जाता है। तो 100 स्क्वायर मीटर का मतलब होता है बेटा कि 10 मीटर गुणे 10 मीटर का एक अगर जो बड़ा सा कमरा ले लिया जाए तो उतना जितना एरिया होगा वो होगा। तो 10 मीटर अगर जो आप समझो तो लगभग आप समझिए 40 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा कोई कमरा है, तो उस कमरे के अंदर लगभग 100 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। तो इतना बड़ा एरिया जो है वो हमारे लंग्स में होता है जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वियोली का। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी क्वाइटिएंट की। रिस्पायरेटरी क्वाइटिएंट कुछ नहीं है बेटा, आप लोग जानिए कि जो है जितना वॉल्यूम हम कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेट करते हैं, निकालते हैं, और कितना वॉल्यूम हम यूज करते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, तो अगर जो हम कहें कि ग्लूकोज ले रहे हैं, हम मान लीजिए हमारे फूड में क्या है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज ले रहे हैं तो कितना ऑक्सीजन हमने यूज किया और कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, इसी का जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा, वो कहलाएगा रिस्पायरेटरी क्वाइटिएंट। तो अगर हम बात करें तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड हम ग्लूकोज में निकालते हैं और 6 कार्बन जो ऑक्सीजन है वो यूज कर लेते हैं, तो 6/6 कितना हो गया, 1 हो गया। यानी ग्लूकोज का जो रिस्पायरेटरी क्वाइटिएंट है वो कितना है, 1 है। आरक्यू कितना आ गया, 1 है। इसी तरह से फैट का जो आरक्यू होता है वो 0.7 होता है, और प्रोटीन का आरक्यू और कम होता है, लगभग 5.5 से लेकर के 0.9 होता है, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में ये इन्फिनिटिव होगा। अब ये कैसे होगा, आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट बताइए कि एनारोबिक रिस्पायरेशन का जो आरक्यू होता है वो इन्फिनिटी होता है, वो क्यों होता है और कैसे आप इसको प्रूव करोगे, ये हमको आप बताओगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो पहला है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्यों होता है, ये ड्यू टू इन्फेक्शन होता है, स्मोकिंग करने से होता है, और ये होगा ब्रैंकियोल में ऑब्स्ट्रक्शंस आने की वजह से। ठीक है, जिसके कारण जो है इसमें क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ एल्वियोलर सेप्टा, जो सेप्टा होती है, जो मेम्ब्रेन होती है एल्वियोलाई की, वो टूट जाती है। अब इसमें हम यूज क्या करते हैं, ब्रोंकियोडाइलेटर का यूज करते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी का भी यूज यहाँ पे किया जाता है इस डिजीज को क्योर करने के लिए। दूसरा है अस्थमा। ये क्या होता है, एयर पैसेज यहाँ पे नैरो हो जाते हैं, उसके लिए होता है, जिससे कि जो ब्रीदिंग होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, वो रुक जाता है। निमोनिया में क्या होगा कि लिम्फ और म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो जाता है एल्वियोली में। जो छोटे छोटे अंगूर के जो दाने हमने आपको बताए थे उसमें क्या होता है कि म्यूकस और लिम्फ भर जाता है, जिससे कि गैसियस एक्सचेंज
नहीं हो पाता है। और ये होता क्यों है? ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से होता है। कोरोना वायरस में भी यही हो रहा है। कोरोना वायरस क्या कर रहा है कि लिम्फ और म्यूकस का एक्यूमुलेशन हमारे लंग्स में कर दे रहा है, जिससे हमारी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं और फाइनली क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। ब्रोंकियाइटिस क्या है? स्वेलिंग इन द मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो हमारे मेम्ब्रेन्स हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, उसमें स्वेलिंग आ जाती है ड्यू टू क्यों? एक्सेसिव स्मोकिंग करने से, जिससे कि सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लंग्स का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है लंग्स में, जिससे कि ट्यूबरकुलोसिस होता है, जिससे हम टीबी कहते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि टीबी का इन्फेक्शन किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया का नाम लिखना है आपको कि टीबी जो है वो किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ये आपको नाम लिख करके देना है। प्लूरोसी जो है ये इन्फ्लेमेशन है लंग्स का। मेम्ब्रेन में प्लूरा जो हमारे लंग्स के चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको हमने बताया था प्लूरा जिसको कहते हैं। उसमें जो है इन्फ्लेमेशन होने लगता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से प्लूरिसी जो है वो रोग होता है। इसके बाद में आप देखते हैं कि माउंटेन सिकनेस। हम देखते हैं कि जब हम पर्वतों पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो क्या होता है कि पहाड़ों पे जैसे जैसे ऊंचाई पे हम पहुंचेंगे तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो वहां पे जो प्रेशर होगा वो भी कम हो जाएगा, और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो जो हम सांस तो ले रहे हैं, सांस तो लेंगे, लेकिन क्या होगा? ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हमारे ब्लड में नहीं पहुंच पाएगा, जिससे कि हमारी ब्रीदिंग रेट जो होगी वो हाई हो जाएगी, जल्दी जल्दी हम सांस लेने लगेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? हांफा आने लगेगा। तो इसमें सिम्टम क्या क्या है हम आपको बताते हैं कि ब्रीथलेसनेस हो जाएगा, आपकी सांस जल्दी जल्दी लेनी पड़ेगी, हेडेक होगा यानी सर दर्द होगा, डिजीनेस, आपको चक्कर वक्कर आने लगेगा, न्यूसा जो है वो आपको परेशानी होगी, वोमिटिंग होगा, मेंटल फटीग होगा, मानसिक तनाव, या आप थक जाएंगे, टिंग जो है ब्लूइश हो जाएंगे, स्किन जो है वो ब्लूइश हो जाएगी, नेल एंड लिप्स ये सब ब्लूइश हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो इसे ही हम कहते हैं माउंटेन सिकनेस। अब ये इसको हम कम कैसे करते हैं? कम ये हम नहीं करते, हमारी बॉडी खुद कर लेती है। तो इसको हम देख लेते हैं। इसे हम एल्टीट्यूड सिकनेस भी कहते हैं। ये जो है सी लेवल पे जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वहां पे प्रेशर होता है आपका 760 mmHg, जबकि हाई एल्टीट्यूड पे जाने पर ये जो यानी कि 12,000 फीट के ऊपर अगर जो हम जाएंगे तो वहां पे कम हो जाएगा 483 यानी 483 mmHg हो जाएगा, बहुत कम हो गया है। सो देयर आर रफली 40% फ्यूअर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 40% कम ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो बॉडी के अंदर ब्रीदिंग रेट जो होगी वो क्या हो जाएगी? रेस्ट में जो ब्रीदिंग हो रहा है वहां से वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। दिस एक्स्ट्रा वेंटिलेशन इंक्रीज द ऑक्सीजन कंटेंट इन द ब्लड। जो एक्स्ट्रा हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए करते हैं, एक्स्ट्रा ब्रीदिंग इसलिए करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर वो पहुंच सके नॉर्मल सी लेवल पे। द फॉल इन ऑक्सीजन इन ब्लड प्रोड्यूसेस सिम्टम ऑफ माउंटेन सिकनेस। माउंटेन सिकनेस के सिम्टम जो है हमको दिखाई देने लगते हैं जब ऑक्सीजन की कमी होती है। तो हमने आपको माउंटेन सिकनेस में क्या क्या कम जो सिम्टम्स हैं वो हमने बता दिए आपको। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कम कैसे होता है। तो हम क्या करते हैं, 3-4 दिन तक हमको माउंटेन के आसपास रहना होता है, तो हमारी बॉडी खुद ब खुद जो है वो क्या करती है? अडाप्ट कर लेती है। कैसे अडाप्ट करेगी? नंबर ऑफ ब्लड सेल्स जो होंगे, आरबीसी जो है उनको बढ़ा देगा, हीमोग्लोबिन का कंटेंट हमारे बॉडी में बढ़ा देगा। 3-4 दिन लगते हैं, तो जब ये बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो हम उस कम कंसंट्रेशन, जो ऑक्सीजन का कम कंसंट्रेशन है, उस पे हम अडाप्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए हमको 3-4 दिन की पहले ट्रेनिंग दी जाती है नीचे ही, जब हम चढ़ाई करने जाते हैं कहीं पहाड़ों पर। अब कार्बन मोनोऑक्साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। हम लोग बहुत सुनते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा, बहुत जहरीली गैस है। तो ये क्यों जहरीली गैस है? वो इसलिए जहरीली गैस होता कि हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की जो इसकी क्षमता है वो ऑक्सीजन के अपेक्षा जो है 230 टाइम यानी 230 टाइम्स मोर होता है, ज्यादा होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे 230 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है और यहाँ पे एक आपका CO का मॉलिक्यूल है, तो CO पहले बाइंड करेगा, ऑक्सीजन नहीं बाइंड करेगा। ये भी ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि इसकी 230
यानी 230 टाइम्स मोर जो है बाइंड करने की कैपेसिटी है। जब हीमोग्लोबिन के साथ में ये बाइंड कर लेता है तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और ये स्टेबल कंपाउंड होता है, ये छोड़ता नहीं है। जैसे ऑक्सीजन जाकर के हमारे टिश्यू में छोड़ देता है ना, ऑक्सीजन छोड़ देगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड उठा लेगा, लेकिन जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब बाइंड कर लेगा हमारे हीमोग्लोबिन से तो ये छोड़ता नहीं है और ये क्या करता है, बांधे रहता है। तो जब हमारा हीमोग्लोबिन फ्री नहीं होगा तो ऑक्सीजन को फर्दर लाएगा नहीं। बात समझ रहे हैं? जब ये फ्री ही नहीं होगा हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन को पुनः लाएगा नहीं, और जब ऑक्सीजन को पुनः लाएगा नहीं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस हो जाएगा। इसके कारण से हमारी क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। क्या क्या सिम्टम आएंगे, हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, न्यूजा होगा। तो ये सारी चीजें हमको दिखाई देंगी सिम्टम में और फाइनली क्या होगा, हम खत्म हो जाएंगे, नहीं हमारी डेथ हो जाएगी। अब हम अंतर देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में। तो रिस्पायरेशन जो है वो कैटाबोलिक प्रोसेस है, यानी तोड़ा जाने वाला, जबकि फोटोसिंथेसिस एनाबोलिक प्रोसेस है, यानी बनाने वाला प्रोसेस है। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे तोड़ा जाता है और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस की जाती है। यहाँ पे एटीपी जो है वो बनता है और यहाँ पे लाइट एनर्जी को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के रूप में। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकाला जाता है रिस्पायरेशन के दौरान, और फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इट टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, चाहे वो प्लांट होगा चाहे एनिमल होगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ हरे प्लांट में होगा, यानी क्लोरोफिलस प्लांट जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा वहीं पे पाया जाएगा। ये ड्राई वेट जो है प्लांट का वो डिक्रीज करने के लिए होता है और ये प्लांट के बॉडी है उसको इंक्रीज करने के लिए होगा। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन यहाँ पे होता है, जबकि ऑक्सीडेटिव और यहाँ पे फोटो फास्फोराइलेशन होता है। यहाँ पे लाइट के द्वारा जो है फास्फोराइलेशन होगा और यहाँ ऑक्सीजन के द्वारा फास्फोराइलेशन होगा। ऑक्सीजन यहाँ पे यूटिलाइज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड H2O निकलेगा, जबकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O लिया जाएगा और ऑक्सीजन निकाला जाएगा। इसका ये रिएक्शन है रिस्पायरेशन का, और फोटोसिंथेसिस का ये रिएक्शन है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाता है। रिस्पायरेशन और कंबशन में क्या डिफरेंस है? यही एक रिस्पायरेशन क्या है, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जबकि कंबशन क्या है, वो एक केमिकल प्रोसेस। कंबशन क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी चीज का जलना, ये क्या कहलाता है, कंबशन कहलाता है। ये जो रिस्पायरेशन वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा, जबकि कंबशन जो है वो हाई टेम्परेचर पे होता है। रिस्पायरेशन इज ए स्लो प्रोसेस, ये कैसा है, स्लो प्रोसेस है, जबकि ये कैसा है, फास्ट प्रोसेस है, और कंप्लीटेड इन सेवरल स्टेप, और ये जो है एक ही स्टेप में इनका काम हो जाता है। द एनर्जी इज ऑल्सो लिबरेटेड इन सेवरल स्टेप, रिमेन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के रूप में एनर्जी जो है स्टोर कर लिया जाता है, जबकि यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगी कंबशन में वो टेम्परेचर के रूप में होगी, प्रोडक्शन ऑफ फायर, आग के रूप में निकलेगी और टेम्परेचर के रूप में यहाँ पे हमको पता चलेगी। तो आज हम लोग ये पूरे रिस्पायरेशन चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। अगर जो आपने इसको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नोट बना लीजिए। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं बोर्ड में और ये इम्पोर्टेंट है, और इसको थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करनी है हमको, नहीं तो ये बाद में बहुत दिक्कत करने वाला है। इसको रिपीट करके आप लोग फिर से देख करके नोट बनाइएगा और इसको बढ़िया से नोट बनाइएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इसका। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर जो हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।